हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। अपने लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम आज डिस्कस करेंगे कि मेंस के आंसर लिखते समय हम कौन सी 7 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। खूब सारे एग्जांपल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ हम इस बात को देखेंगे कि वो कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए कॉमन तौर पे। मतलब आप किसी भी सेंस में बात कर सकते हो, वो आपका ऑप्शनल पेपर हो सकता है, वो आपका जीएस का कोई भी 1 2 3 4 में से कोई भी पेपर हो सकता है। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं। यूजुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं वो इनको करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक जो है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस को सही से ना पढ़ना। मतलब आपको लगेगा कि क्या ही बकवास सा पहला मिस्टेक है, क्यों क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे। डेफिनेटली ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं या फिर गलत पढ़ लेते हैं, कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और लिखते हैं। इन सभी चीज़ों में कि एक रीडिंग से काम नहीं बनता है। हमें ऐसी हैबिट डालनी चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं साथ ही साथ उसको अंडरलाइन कर दें। पहली बात, सारे कीवर्ड्स को गोला कर दें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन को रीड सही से नहीं करते हैं, इसके ऊपर सबसे पहला मिस्टेक है। फिलहाल इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पूछा जा रहा है कि गवर्नेंस के मामले में देखा जा रहा है ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनएफिशिएंट प्रूव होता जा रहा है। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि अपने व्यूज़ देना है कि हम इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना कि उनको दिखेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पहला, और उनको इससे नहीं मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आगे क्या चीज़ें पूछी गई हैं या फिर उसको गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में हमें केवल रिप्लाई करना है। ऐसा कुछ नहीं, वो सीधे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसके बाद बोलेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों लैक कर रहा है, ये नहीं बता रहे। सिंपली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और यही सारी चीज़ों में वो अपना आंसर ख़त्म कर देंगे। बात आती है सजेशन की। सजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पर देख सकते हैं। सजेशन में क्वेश्चंस को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार रीड करिए, प्रॉपरली अंडरलाइन करिए जो भी कीवर्ड्स हैं और उस पर ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। मतलब आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप, मतलब ऐसा बहुत रेयर होगा कि आप एक बार में चीज़ों को बहुत करेक्टली पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए इसमें मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी है। आप क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। यहाँ पर सेकंड जो मिस्टेक आता है वो आता है कि हम हर एक पार्ट को एड्रेस नहीं करते हैं। मतलब कि यूजुअली क्या होता है ना, क्वेश्चंस में, यूपीएससी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में बहुत सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं। इन सब पार्ट्स को हमें एड्रेस करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमें कुछ समझ में आती नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक की टेक्नोलॉजी है 21st सेंचुरी में, ये पहला पार्ट है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ये पहला पार्ट बनता है। दूसरा पार्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट्स मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बताना है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स आपको डिस्कस करने हैं। और तीसरा पार्ट है कि इसका आगे आने वाले समय में एप्लीकेशन क्या हो सकता है, स्कोप क्या है इसके एप्लीकेशन का। तो जेन्युइनली इस क्वेश्चन में आप आराम से इसको पढ़ लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है कि डेफिनेटली हमें इसमें 3 क्लियर कट क्वेश्चंस दिखते हैं जिसमें हमें तीनों पर सबसे पहला है कि हाँ भाई नैनो टेक्नोलॉजी, आप जैसे 3 पार्ट्स रेड, ग्रीन और ब्लू, अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट फिलहाल आपको ये देखना है कि हाँ नैनो टेक्नोलॉजी एक की इफेक्टिव टेक्नोलॉजी क्यों है, सबसे पहले आप ये बता दो। उसके बाद आप ये बता दो कि सेलिएंट फीचर्स क्या है इंडियन गवर्नमेंट्स मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साथ ही साथ एप्लीकेशन का क्या स्कोप है उसके बारे में बता दो, काम खत्म हो जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट कभी कभी बहुत आसान होते हैं फाइंड आउट करना, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें है कि जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर में बैन किया गया है। आप इसको फोकस करते हुए बताइए कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे असिस्ट करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल, ये जो OGWs हैं ये आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनका क्या रोल है इस पूरे सिनेरियो में, ऑर्गेनाइजेशंस को ये कैसे रिफर करते हैं। और तीसरा पार्ट है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली पहला पार्ट आपका हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दी गई है कि भाई ये कुछ
OGWs हैं, मतलब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहे होगे, आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये OGWs हैं क्या। आप सबको ये बात का पता होना चाहिए कि जो भी OGWs हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मली जो मिलिटेंट्स होते हैं या टेररिस्ट्स होते हैं, उनको हेल्पलाइन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? उनको कैश की ज़रूरत है तो कैश दे दिया, वेपन्स की ज़रूरत है वेपन्स दे दिया, छिपने के लिए जगह चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और ये सारी चीज़ें, जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपके डिफिनीशन में ये बात झलकनी चाहिए इंट्रोडक्शन में कि आपको पता है सबसे पहले कि OGWs होते क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आगे का आंसर पढ़ना ही एग्जामिनर के लिए एक टायर्डसम काम रहेगा, वो करेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा कि आपको नहीं पता है, आप इधर उधर केवल बातें घुमाओगे। साथ ही साथ जो इसके ग्रीन और ब्लूज में थे कि आपको ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि जो भी ये OGWs हैं, एग्जाम्पल्स के साथ कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट करते हैं। तो हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं हुई होंगी उनके साथ आप एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ सकते हो। और फाइनली आपको कुछ मेजर्स सजेस्ट करने हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि इन OGWs से फाइट करने के लिए या फिर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये फंडिंग या हेल्प असिस्टेंस ये सब प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके मेजर्स आपको बताने हैं। सजेशंस के तौर पे आप यही ले सकते हो कि इस तरीके से आपको डेवलप करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करते समय आप इन 3-4 क्वेश्चंस को अपने आप से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। सबसे पहले व्हाट वाला सीन आता है ना, तो OGWs क्या है, ठीक है, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में खुद ही पूछ लिया कि ये कैसे काम करते हैं, हाउ। और तीसरा वाई पता चलेगा, तो इसीलिए आप उसके मेजर्स बता सकोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी टॉपिक को अभी भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप उनको उस तरीके से उस डायरेक्शन में ले जाके भी, आप सिंपल अगर नोट्स बना रहे हो ना, आप उसमें लिख दो कि कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है या फिर कुछ भी टॉपिक है, उसका व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, ये सारी चीज़ें। व्हेन जो एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि आपको याद करने के लिए बेशक कुछ फैक्ट्स भी रटने पड़ेंगे, बट स्टिल आपका वाई, व्हाट और हाउ, ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ता है अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल हमारा जो अगला कॉमन मिस्टेक है वो है कि हम कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं, या फिर जो भी कीवर्ड उसमें मेंशन किया गया है उसको बिना पढ़े हम आंसर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी बहुत सारे कीवर्ड्स देती है, कभी डिस्क्राइब देती है, कभी एल्यूसिडेट देती है, कभी सब्सटेंशिएट देती है, कभी एनालाइज करने के लिए देती है, कभी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए देती है। इन सब का क्या मतलब है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनफैक्ट जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, ये 2016 का एक क्वेश्चन है कि अगर हमें गरीबों को गरीबी से दूर करना है तो जो भी उनका डिप्रीवेशन लेवल है, जैसे कि उनको बेसिक खाना नहीं मिलता है, बेसिक फूड नहीं मिलता है, बेसिक शेल्टर नहीं मिलता है, अगर हम इन सभी चीज़ों को इरेडिकेट कर दें तो हम गरीबी को भी हटा सकते हैं और गरीबों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सेंस बनाता है, बट उसके आगे क्या लिखा हुआ है वो कीवर्ड है हमारे लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। सब्सटेंशिएट का मतलब ही होता है कि हमें प्रूफ देना है किसी भी चीज़ को। प्रूफ कैसे देंगे, उसके लिए कुछ फैक्ट्स हमें देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स भी देना है आपको, तो आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। कहीं कहीं पर सिंपली सब्सटेंशिएट लिखा होता है, तो वहाँ पर भी आपको सेम काम ही करना है, भले वो बोले या ना बोले, आपको एग्जाम्पल्स और अपने फैक्ट्स के बेसिस पर ये 2 काम जरूर से करने हैं। अगर सब्सटेंशिएट लिखा है, उसमें अगर आपने भर भर के एग्जाम्पल और फैक्ट्स नहीं दिए हैं तो आपके मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस में नहीं बनेंगे। आप लाख चाहे कोशिश कर लें इस चीज़ की कि आप बता दें पॉवर्टी क्या होती है, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन होता है, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, वो उन सबसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और आप इनको एग्जाम्पल्स और अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स डेटास के बेसिस पर कैसे प्रूफ कर सकते हो। फिलहाल इसके सॉल्यूशन में सिंपल यही है कि हम खूब सारे एग्जाम्पल्स देंगे और उनसे उस चीज़ को सब्सटेंशिएट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के बारे में, कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो हमारे देश के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर्स पर हमें पुलिसिंग के मामले में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इसको एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को, और आपको बताना है कि और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ये करेंटली
हम लोग को ऐसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को डील करने में आ रहा है, साथ ही साथ हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देखो हमारे लिए दो कीवर्ड्स जो हैं, एक है एग्जामिन और एक है हमारा डिस्कस। ये दो टर्म्स को हमें डेफिनेटली फोकस करना है। डिस्कस का क्या मतलब होता है? डिस्कस का मतलब है कि मान लो मैं और आप डिस्कस करने बैठे हैं किसी चीज़ को। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? मैं कुछ बोलूँगा, आप उसका कुछ रिप्लाई देंगे, है ना। डिस्कशन का मतलब ही यही पूरा होता है कि हम एक दूसरे से कैसे डिस्कस करते हैं, वैसे ही आंसर में वो डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बेशक कुछ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में देंगे, मैं फॉर में बोल रहा हूँ, कुछ अगेंस्ट में भी लोग बोल रहे होंगे, तभी तो डिस्कशन होगा ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको इन राइटिंग लिखना पड़ता है। आंसर इस हिसाब से लिखा हो कि वो लगे कि वो डिस्कशन में है, मतलब आप उस पर चर्चा कर रहे हो, ठीक है। इस बेसिस पर आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्लियर करना होगा। फिलहाल इसमें आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को आप बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलो, और साथ ही साथ आप कीवर्ड्स क्या कहता है उसके बारे में बात करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि डिस्क्राइब, एल्यूसिडेट, एनालाइज, सब्सटेंशिएट, एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज, इन सब का क्या मतलब है, कैसे इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारी एक डिफरेंट क्लास होगी जिसके बेसिस पर हम इन सभी कीवर्ड्स का क्या एक्चुअल मीनिंग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यह है कि हम क्या होता है कि हमारे जीएस पेपर हैं और जीएस पेपर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक डोमेन है और उस डोमेन का अपना एक लैंग्वेज है। हम लोग कभी कभी उस लैंग्वेज को मिस कर देते हैं और हम इन जनरल आंसर करने लगते हैं, हालांकि वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को यूजुअली हम नहीं समझ पाते, और फिलहाल आजकल के सिनारियो में जब यूपीएससी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आ रहा है, जब एक पेपर का क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछा जा रहा है, उस केस में ऐसे मिस्टेक्स का होना और कॉमन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अगर जीएस पेपर 1 में आया है, तो इसका मतलब है कि उसको जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव में नहीं डील करना है, बल्कि हो सकता है कि वो ज्योग्राफी से रिलेट करता हो, तो उसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा, फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन हमें उन सभी चीज़ों को जीएस पेपर 1 के हिसाब से टैकल करना पड़ेगा, ना कि जीएस पेपर 3, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी हम जीएस पेपर वाला अप्रोच लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स के इस लाइट में अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी के लिए, उसका स्कोप क्या है, आप उसको एग्जामिन करो। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि अगर हमने ये नहीं समझा कि ये किस जीएस पेपर का है और हम कुछ भी इसमें फैक्चुअल डेटास देते जा रहे हैं, कुछ भी देते जा रहे हैं, चलेगा नहीं ऐसा। हम इसमें स्पेसिफिकली अगर हमें कुछ इसमें मेंशन करना रहेगा तो हम इनमें आर्टिकल 21 का जिक्र कर सकते हैं, हम पुट्टासामी केस का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दर्शाएगा कि भाई ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इस जीएस पेपर का क्वेश्चन है और हमें इस सेक्शन में ही आंसर करना है, या फिर हमें फैक्ट्स यहीं कहीं से बटोर के लेके आना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। इसके लिए जो भी हमारा हैजार्ड जोनेशन मैपिंग है उसके बारे में बताइए कि वो डिजास्टर मिटिगेशन के केसेस में, जो लैंडस्लाइड के केसेस हैं, उनमें कैसे हमने हैजार्ड जोनेशन मैपिंग हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि ये हैजार्ड जोनेशन मैपिंग क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक बात फोकस करने की ये है कि यहाँ पर बोला गया है डिजास्टर मिटिगेशन। देखो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि भाई हमें मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन अप्रोचेस लगाने हैं, दोनों में अंतर है। अगर आप इसके आंसर में ऐसा कुछ लिख रहे हो कि हम लैंडस्लाइड होने के बाद क्या कर रहे हैं, वो पूछा ही नहीं गया है इसमें बेशक पूछा जा रहा है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल कितनी है, मतलब कि लैंडस्लाइड ना आए उसके लिए हमने क्या कर रखा है। लैंडस्लाइड आने के बाद अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज होंगी, जो कि यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं। ऐसे बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इन सजेशंस पर एडाप्टेशन वाले काम को लिख रहे हो कि लैंडस्लाइड आ गया उसके बाद हम हमने ये बोर्ड की स्थापना की है, वो इस तरीके से काम करेगा, हम लोग तुरंत वहाँ के लोगों को हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ये सब नहीं चलेगा। मिटिगेशन पूछ रहा है उसमें वो, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखने की बात आती है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो जीएस पेपर का ओरिएंटेशन है, जब हमें पता चल जाए कि भाई ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है और हमें यहाँ पर खूब सारे चीज़ों को
पेश करना है। यहाँ पर आप मत भूलिए कि हमें सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बात करनी है। आप मत भूलिए यहाँ पर हमें एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में कुछ लिखना है। ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए और डेफिनेटली आप इन सभी चीज़ों को लिखिए। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने अगले मिस्टेक की तरफ। ये है कि हम अपने करंट पर्सपेक्टिव को अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। यूपीएससी का एक बहुत फेमस मेथड रहा है कि जो भी पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में घटनाएं घटी हैं वो हर एक क्वेश्चन उसी पर्सपेक्टिव में पूछना चाहते हैं। कुछ सब्जेक्ट एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि हो सकता है कि हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट से वो करंट ओरिएंटेशन ना आए, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट करना ही चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे उसमें करंट पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। इसी का पूरा खेल है, क्योंकि आप पूरे साल भर जो पढ़ाई करते हैं ना उसका टिंट आपके आंसर में आना ही चाहिए, वो झलक मिलनी चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, कैसे? अब आप समझो कि एक क्वेश्चन देखते हैं कि अर्बन फ्लड्स आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखे जा रहे हैं और रिसेंटली अपने साल दर साल वो इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि आपको रीज़न डिस्कस करना है कि अर्बन फ्लड्स के क्या रीज़न है, साथ ही साथ आपको प्रिपेयर्डनेस लेवल की क्या मैकेनिज्म्स हैं उन पर डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पर बात बहुत सिंपल सी है कि ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2016 का। 2016 में आप सबको पता है मुंबई फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। अब अगर यहाँ पर आप बिना मेंशन किए चलते हो कि मुंबई फ्लड्स का क्या सिनेरियो रहा है, तो वहाँ पर एग्जामिनर को एक शक होता है कि क्या इसको न्यूज़ के बारे में नहीं पता था, इसने क्यों नहीं मेंशन किया। मतलब कुछ एक एसेंशियल चीज़ें हैं जिसको आप अपने करंट हैपनिंग से डेफिनेटली प्रेजेंट करोगे ही करोगे अपने आंसर में। तो यहाँ पर जितने भी करंट पर्सपेक्टिव में चीज़ें आएंगी उनको हमें या तो एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी के फॉर्म में हमें अपने आंसर्स में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मस्ट है, ये आपको एक एज देगा अपने आंसर्स में, बाकी के आंसर से आपके आंसर्स को डिफरेंस बनाएगा। और इनफैक्ट यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी लेवल को भी जज किया जाता है कि आप कितना अवेयर हैं और साथ ही साथ उसको कैसे अलग अलग टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगला मिस्टेक हमारा कॉमन जो है वो है कि हम आंसर्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। मतलब ये है कि हम एक कॉमन अप्रोच अपनाते हैं जिसका नाम है IBC, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मेट को नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जंबल्ड वे में लिखते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसमें 3 पार्ट से, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हमने सबसे पहले आंसर करना स्टार्ट किया थर्ड पार्ट से, फिर हमने स्टार्ट किया पहला पार्ट, फिर हमने बीच में आंसर कर दिया सेकंड पार्ट को। ऐसा नहीं चलेगा, जंबल्ड वे नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको हेडिंग्स में अपने इन आंसर्स को सेपरेट करना है। एक्चुअल में देखो बात क्या होता है ना, हमें एग्जामिनर का रोल मिनिमाइज करना है। मतलब अगर एग्जामिनर को जितना मेहनत लगेगा कि आपके उस पूरे आंसर से इस क्वेश्चन का आंसर वो खोज के निकाले और फिर आंसर में मार्क्स दे आपको, डेफिनेटली उसके लिए वो आपको कम मार्क्स देगा, क्योंकि उसका मेहनत ज़्यादा लगा है, वो इरिटेट ज़्यादा होगा। हमें जो भी कॉपी चेकर है या एग्जामिनर है उसका एफर्ट बिल्कुल मिनिमाइज करना है। उसके लिए हम हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन करके चलेंगे। कोई फैक्ट्स लिखा है उसको अंडरलाइन कर देंगे, या फिर हम हर एक पार्ट जिस सीक्वेंस में पूछा है उस सीक्वेंस में हेडिंग डाल डाल के IBC, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एक क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक के बेसिस पर कि फ्रीक्वेंसी जो है दिन पर दिन इंडिया में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसके लिए इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है मिटिगेशन के लिए वो बहुत सारे गैप्स में देखा जा रहा है। इसीलिए उसमें क्या हम वेरियस एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं वो बताना है। अब यहाँ पर सबसे सिंपल सा बात है कि लोग बिना क्वेश्चन को समझे अगर ऐसा बोलते हैं कि पहले अर्थक्वेक को डिफाइन कर दिया, फिर वेरियस मेजर्स जो भी हैं उसके बारे में लिख दिया, कहीं ना कहीं वो आपको एक मतलब उतना आंसर फेच करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको कुछ सजेशंस पर वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्यों, जैसे कि आप सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन करो कि रिसेंट अर्थक्वेक्स अभी न्यूज़ में जो रहे थे उनका नाम देते हुए कि अर्थक्वेक क्या है, कैसे हम बोल रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अर्थक्वेक का जो फिनोमेना है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको सब्सटेंशिएट करो, एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करो। साथ ही साथ आप फिर ये भी बताओ कि एक मैप ड्रॉ करके कि भाई कौन कौन से अर्थक्वेक में मेजर जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन जिसको बोलते हैं, वो एक इंडिया का मैप फटाफट से बना के उसमें कुछ एरियाज कलर कर दो। वो तुरंत बता देगा, एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट कर देगा, हिट करेगा कि डेफिनेटली इसको हर एक चीज़ पता है इस अर्थक्वेक के बारे में। फिर उसके बाद आप जो भी गैप्स अभी हमें दिखने को मिलते हैं, कुछ लैकुनाज हैं इन सब में जो हमारे मिटिगेशन लेवल पर दिखती है, उसको आप बताओ।
एंड फाइनली आप बहुत सारे मेजर सजेस्ट कर सकते हो, क्या क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए आप वो दे सकते हो, और कंक्लूजन में एक पॉजिटिव एंड के साथ कि हम आने वाले समय पर क्या क्या कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो भी ऐसा वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग है, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक भी हो और प्लस फ्यूचरिस्टिक भी हो, उस तरीके से आप इसको डन करके कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, हमारा जो 7वां मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग अपने जो भी फैक्ट्स वहाँ लिखते हैं ना, उसको हम लोग मेंशन नहीं करते कि भाई हमारा सोर्स क्या है। कि हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख दी कि भाई विमेन का जो रोल है वो उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में दिन पर दिन घटता जा रहा है, लेकिन इसको हमने प्रूफ नहीं किया कि हम किस आधार पर इसको बोल रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को वेग स्टेटमेंट्स बोलते हैं हम, और एग्जामिनर इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनको लगता है कि आपने तुक्के में कुछ भी लिख दिया होगा, लेकिन चूंकि आपने सोर्स मेंशन नहीं किया है, आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से और क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, हर बार हम कुछ भी चीज़ अगर एक ग्रुप में डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी अपना पॉइंट रखते हैं तो डेफिनेटली बताते हैं ना कि इसके अनुसार, ये देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है कि इसके अनुसार विमेन का वर्क पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज में कम हुआ है, या जो भी है ऐसा। तो रिपोर्ट का नाम लिखो, किस रिपोर्ट ने ऐसा बोला है, डेफिनेटली वो आपके आंसर पर एक एक्स्ट्रा एज लेके आएगा। ठीक है, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, वो अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी नए स्टेप्स लिए हैं, जो भी नए पॉलिसीज़ बनाए हैं, उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, उनको आपको इलैबोरेट करना है। इलैबोरेट करने का बहुत सिंपल सा मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। मतलब कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने डायमेंशंस में आप कवर कर सकते हो, उसको आप इलैबोरेट कर दो, बढ़ा दो उस चीज़ को जितना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसको इलैबोरेट करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई फूड सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसका जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन वो ये मेंशन करना भूल जाते हैं कि कौन से डेटा को उठाया उन्होंने। बताओ ना कि इकोनॉमिक सर्वे 19 से हमने इस डेटा को उठाया, या फिर जो भी रिपोर्ट है आप उसको बताओ कि आखिर हम कौन से डेटा के बेसिस पर हम इस फैक्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं। वो आपके आंसर में डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज लेके आता है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कुछ और कॉमन पॉइंट्स जो कि आप सबको पता होंगे फॉर श्योर, लेकिन ये भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स में के अंदर काउंट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी यूपीएससी का पेपर मिलता है तो उसमें मार्जिन्स ड्रॉ होते हैं। आपको उस मार्जिन के अंदर में नहीं लिखना होता है, आपको सिंपली केवल इतने इतने पे में लिखना रहेगा। इलेजिबल हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बिल्कुल ऊपर नीचे करके मत लिखो, मतलब हैफजार्ड मैनर में कुछ भी चीज़ें मत लिखो, प्रॉपर हेडिंग दो, उनको फिर पॉइंट वाइज इनैमोरेट करो। तीसरा कि आप अपने राइटिंग में एक फ्लो मेंटेन करो। मतलब कि फ्लो का मतलब ये है कि पढ़ने पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पहला पार्ट को एड्रेस किया, उसके बाद अचानक से पता नहीं कोई और बात करने लगे। वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है बिटवीन ईच पॉइंट एंड ईच लाइन, वो डेफिनेटली एग्जामिनर तक पहुंचनी चाहिए। आप खुद भी पढ़ें उस आंसर को तो ये ऐसा लगना चाहिए कि इंटरकनेक्टेड है, सारे एक एक पॉइंट्स एक के बाद एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो वेल मैनर्ड में अरेंज हैं। और चौथा और आखिरी कि आप मल्टीलिंगुअल भाषा में अपने आंसर्स को लिखने के लिए अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि एक लाइन हिंदी में लिख दिया, एक लाइन इंग्लिश में लिख दिया। हालांकि बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी ऐसी गलतियाँ करता होगा, बट स्टिल जिनके मन में ऐसी भावनाएँ आती भी हैं, मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं कभी कभी, उन लोगों के लिए ये कोई भी चारा नहीं बचता है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी में आते हो या फिर हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आते हो तो आप दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। एक पेपर में आपको एक ही भाषा का उपयोग करना है। अगर हिंदी लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि में आप हिंदी में लिखिए, और अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप सबके लिए है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना सब कुछ पढ़ने का फ़ायदा क्या जब अप्लाई करके नहीं देखा, है ना। तो हमारे एक टेस्ट सीरीज़ जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करते हैं और अपने आंसर्स को बहुत डिटेल्ड फॉर्म में देते हैं, वहाँ का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में हमें खूब सारे इसके आंसर्स मिलेंगे। और आप अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो वो आज शाम में लगभग 8 बजे तक हम अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल @onlyeyes_nothing_else बहुत सिंपल सा है, आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। और साथ ही साथ यहाँ पर यूट्यूब के यहाँ कमेंट सेक्शन में भी हम रिप्लाई कर देंगे, पिन कर देंगे, जिससे आप अपने आंसर को पढ़ सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि आपने जो लिखा है वो इससे कितना कोइंसाइडिंग है या फिर और क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप इससे सीख सकते हो।
तो इसके लिए फटाफट से अपने पेन उठा लो, कॉपी उठा लो और इसका आंसर लिख डालो। क्वेश्चन ऐसा है कि रिसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसने यहाँ पर इंडिया के 17 नेशन में से इंडिया को लिस्ट किया है एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस सिचुएशन वाली कंट्री के अंदर में। तो इस रेफरेंस में लेते हुए आपको वाटर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो इंडिया के अंदर रीजनल वेरिएशंस है, जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, और वहीं पर कुछ एक सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा खासा पानी मिल जाता है, थोड़े नीचे ही जाएंगे तो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। उन सभी चीज़ों को कंपेयर करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है और इस इशू को हम और कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसके खूब सारे आंसर्स आप सब लोग पोस्ट करेंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि आप उसमें 20 वर्ड लिखते हैं, 25 वर्ड लिखते हैं, 50 वर्ड लिखते हैं, 100 वर्ड लिखते हैं, लेकिन आप लिखें ज़रूर से। फिलहाल तो ये क्वेश्चन जो है वो 250 वर्ड का है, ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस आंसर को आप बेशक अटेंड करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के हमें बताएं, ठीक है। तो आप सभी के आंसर का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और जिनको जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उन सभी लोगों के लिए ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप info@onlyias.com पे हमें मेल करके क्वेरी कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप सिंपली means.onlyias.in पर जाएं और वहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन के लिए आपको कुछ साइन अप करना पड़ सकता है, अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, ऊपर मेंस टेस्ट लिखा होगा। मेंस टेस्ट पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो बस छोटी सी टेस्ट सीरीज थी और हमने आज मेजर जो समझा है वो ये है कि ऐसे 7 मिस्टेक्स, या फिर जो बाकी के 8वें स्लाइड में हमने बहुत सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स रखे थे, उन सबको हमें अभी के अभी आज के आज अवॉइड कर देना है, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड। हैव अ नाइस डे।